नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। उष्म व्यंजन इसमें से कौन है? उष्म व्यंजन इसमें से कौन है? तो जिसमें बोलते समय उष्मा मुख से निकलती है उसको उष्म व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन में नाम आता है, देखिए, तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह, ये 4 गो, ठीक है। इसके ऊपर वाला 4 गो कौन था बताइए? इसके ऊपर वाला 4 गो था य, र, ल, व। तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के नीचे तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ये उष्म व्यंजन है, ये उष्म व्यंजन है, ठीक है। तो ये उष्म व्यंजन है। तो इसमें उष्म व्यंजन कौन है आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। तालब सभी है, मूर्धन सभी, दंत सभी है, यानी राइट आंसर सभी, ठीक है। इस सभी को उष्म व्यंजन कहा जाता है क्योंकि बोलते समय मुख से उष्मा निकलती है। क्लियर होगा? इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्न इसी तरह से आएगा, ठीक है ना, कि उष्म व्यंजन इसमें से कौन है। तो याद रखिएगा ये सब सारा चीज व्यंजन ऐसे आपको, देखिए सिलेबस कुछ हट के है, लेकिन आपको यहाँ से प्रश्न हर राज्य में पूछा गया है, इसीलिए हम इसको भी आपको करवा दे रहे हैं कि देखिए हिंदी सबसे इजी आपका बनने वाला है और हिंदी 15 नंबर का प्रश्न रहेगा। और अगर आप 15 में यहाँ से 12 ले लाते हैं तो आपका जेटेट का स्कोर एकदम निकल रहा है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत ही ईजी है तो उस पर खूब पकड़ बनाइए, जिससे कि वहाँ से भी ना छूटे। नहीं तो अच्छा सब्जेक्ट होते हुए भी अगर आपका सब जगह से छूटेगा तो स्कोर खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें हम किसी भी कदर आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये सभी प्रश्न आए हुए आप देख लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा तो आपकी मेमोरी में बना हुआ रहेगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपको छूटने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है? संयुक्त व्यंजन इसमें से छ, त्र, ज्ञ, स्र या सभी, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन छ, ठीक है, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसमें 2 गो व्यंजन जुड़ करके इसको बनाए हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी कोई दे के जाएंगे संयुक्त व्यंजन को, यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन छ का संधि विच्छेद है, संयुक्त व्यंजन का विच्छेद भी आता है। देखिए इसके पहले आपको हमने एक वीडियो दिया है, वर्ण विचार और उच्चारण स्थान दिया है ना, वर्ण विचार, ये वर्ण विचार के अंतर्गत ही ये प्रश्न आपको यहाँ पे बना हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ आपको डिटेल से एकदम किया गया है। तो संयुक्त व्यंजन छ का विच्छेद क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन छ का विच्छेद क में हलंत और स होता है, ये सर, ठीक है। आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। सीजी टेट 2018 MP टेट में पूछा गया कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। देखिए बता देता बुढ़ापा ये क्या बता रहा है आपको? अवस्था को बता रहा है, ठीक है, अवस्था को। तो जो ऐसी संज्ञा जिसमें अवस्था को बताया जाता है तो वो अवस्था जो होता है क्या, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संज्ञा जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा में डालते हैं, ठीक है। और अवस्था, मिठास, खटास, ये स्वाद वाली चीज़ें, ये सभी अनुभव ही किए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग किस में डालेंगे? भाववाचक संज्ञा में डालेंगे। ये बहुत बार आया हुआ है आपका झारखंड में, सीजी टेट में, MP टेट सब में पूछा गया है। तो बुढ़ापा आपका जो है भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है कि जो मिठास है वो किस प्रकार की संज्ञा है। ये आर टेट 2014, एच टेट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान में भी और हरियाणा में भी मिठास किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। तो मिठास क्या है बताइए? मिठास को सिर्फ हम
जो भी व्यक्ति खाता है उसको अनुभव कर सकता है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि कितना मीठा लगा। ठीक है, तो अनुभव सिर्फ कर सकते हैं। और जितने भी स्वाद वाली चीज़ें हैं, स्वाद, ये सभी चीज़ों को अनुभव किया जाता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो स्वाद वाली जो चीज़ है वो आपका चला जाएगा भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो मिठास भी आपको भाववाचक संज्ञा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। बहुत बार प्रश्न आया है, बिहार टेट में भी आया है और सीजी टेट में आया है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। ठीक है, देखिए शिक्षक यहाँ पर कहें तो शिक्षक क्या है, एक जाति है, शिक्षक जाति है। वकील क्या है, एक जाति है। ठीक है, हिंदू क्या है, एक जाति है। लेकिन अगर शिक्षक का नाम हम बोलें, किसी शिक्षक का नाम यदि हम लिख रहे हैं स्पेशल, तो वो आपको चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन केवल शिक्षक यदि हम बोल रहे हैं तो आपका चला जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि ये एक जाति का नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है। आपको बताना है कि राम बाजार जाता है, यह किस काल का उदाहरण है। संदिग्ध भूत का। संदिग्ध में क्या होता है, संभावना बना हुआ रहता है कि वह कर रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा या वह पढ़ेगा, ये संभावना बनी हुई रहती है। और संदिग्ध वर्तमान काल में मतलब कि वर्तमान काल में संदिग्ध होता है कि वह पढ़ रहा है, मतलब संभावना यहाँ पर बताया जाएगा, शायद वह पढ़ रहा है, तो ये संभावना जब बताया जाएगा तो संदिग्ध में जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब हो गया कि कोई भी काम जो एकदम पूरा हो गया है, जैसे रमेश पत्र पढ़ लिया है, रमेश पत्र पढ़ लिया है मतलब काम, पत्र पढ़ने का काम पूरा हो गया, तो ये पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, और सामान्य वर्तमान काल में क्या जाता है, तो ता है, ते है, ती है वाला जो आता है वो सामान्य वर्तमान काल में जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो वाक्य दिया हुआ रहता है उसको जब आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि किस प्रकार जाएगा। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या अपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले तो चारों वर्तमान काल है, अगर यहाँ है देख लिए तो वर्तमान काल है, ये तो बिल्कुल अभी सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पत्र पढ़ लिया है मतलब पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, पूरा करने का मतलब पूर्ण कर लिया है। ठीक है, तो ये तो पहला चीज़ वर्तमान काल में हो गया, और इससे निकला कि ये काम पूरा क्या है मतलब पूर्ण, तो उसका नाम हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल किस में, बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या कोई नहीं। ठीक है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, देखिए सोनू पत्र लिख रहा है, इस है मतलब वर्तमान काल है। यहाँ क्लियर एक एक करके हम लोग होते हैं। ठीक है, मतलब ये वर्तमान काल है। ठीक, क्लियर हो गया, इसमें सभी वर्तमान काल का है। अब इसमें से कौन होगा, तो पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है मतलब पत्र लिखा हुआ नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, अभी वह काम उसका अपूर्ण है। पत्र लिख ही रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हमको पता चला कि ये वर्तमान काल है और इसका काम अपूर्ण है, मतलब ये अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरा से एक प्रश्न 100%, 101% गांठ मान लीजिएगा रहेगा। मुहावरा को आप सभी को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हमने मुहावरा का और भी बहुत सारे प्रश्न जो भीम राज्यों का है उसको भी करवाया है। ठीक है, और हमने तो आपको बता ही दिया कि हिंदी का यहाँ पे नोट्स बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट उसका वीडियो PDF आप दोनों ले सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये में आप यहाँ से लेकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी आपका कंप्लीट है, वहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। सब जैसे CRT किताब बने हुए आप लेकर के पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले तक भी। ठीक है, तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। ठीक है, कड़ी मेहनत करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। आग लगा दिया, क्रोध और अधिक भड़काना, पागल करना या सुस्त करना। ठीक है, तो आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है क्रोध को और अधिक भड़काना, क्रोध को और अधिक भड़काना, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ होगा। आग बबूला होना,
आग बबूला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? आग लगा दिया, कपटी मित्र, बहुत क्रोध करना, कोई नहीं। ठीक है, कुछ कुछ बात पर लोग क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत गोली बंदूक भी चल जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो बहुत क्रोध करना, आग बबूला हो मतलब ना बहुत क्रोध करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ है? ठीक है, राम देखने में सुंदर है, ये एक वाक्य है। इसमें सबसे पहले हम राम देखेंगे, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम क्या चीज़ है? संज्ञा। ठीक है, देखना, तो देखना क्या चीज़ है? यहाँ काम जो हो रहा है देखने का हो रहा है, तो जो भी काम कोई भी एक्शन होता है तो क्रिया होता है, तो देखना क्रिया है। अब ये सुंदर क्या है? तो ये सुंदर राम का विशेषता है। सुंदर है कि राम का विशेषता है, तो विशेषता जिसमें बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। तो इसमें सुंदर क्या है? विशेषण हो गया, तो राइट आंसर सी हो गया, विशेषण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है? वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है? ठीक है, वह क्या चीज़ है बताइए? तो वह जो है ये संज्ञा के बदले में आया है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? सर्वनाम कहते हैं, तो वह सर्वनाम है। ठीक है, और झगड़ालू, झगड़ालू मतलब क्या चीज़ है? गुण है या क्या है? विशेषता है। तो जिसमें विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है ना, तो झगड़ालू विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर बी, झगड़ालू विशेषण, वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर हो गया? के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? एमपी टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए करते हैं। 5 वर्ष का मोहन, मोहन 5 वर्ष का है, मतलब जो उसका आयु होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक आयु कहलाता है। जितना उम्र का कोई बच्चा होता है वो उसका वास्तविक आयु होता है। ठीक है, वास्तविक आयु कितना है आपका? 5 वर्ष है, और मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष का मोहन है लेकिन वो 8 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो 8 वर्ष के बच्चा यानी वो मानसिक आयु है। तो मानसिक आयु आपको दे दिया कितना? 8 वर्ष। ठीक है, मानसिक आयु बराबर दे दिया 8 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? चलिए ठीक है, आपको पता है बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु 8 वर्ष बट्टे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु 5 हो गया, और इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। 5 से 20 बार में कटेगा 100, तो 20 अट्ठे 160, यानी 160 हो गया। तो यह क्या है? 140 से अधिक वाला सेशन में जा रहा है, तो 140 से अधिक है, इसलिए कैसा बच्चा है? ये प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक है, तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160 होगी, और 160 ऑप्शन किस में है? बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बाकी नीचे देखिए बनाया हुआ है। बच्चा 5 वर्ष का है तो वास्तविक आयु 5 वर्ष, 8 वर्ष के जैसा सोच रहा है तो मानसिक आयु 8 वर्ष, इसलिए बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 बट्टे 5 गुने 100, 5 से 20, 8 20 से 160, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। क्लियर, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। चलिए अगला प्रश्न बनाइएगा। देखिए आप लोग भी बनाते चलिएगा, फटाफट बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर बुद्धि लब्धि आपको सही में समझ में आ जाए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि बुद्धि लब्धि क्लियर है मेरा। ठीक है, मेरा बुद्धि लब्धि क्लियर है, लिख के जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और जेटेट में परचम लहराना है तो यहाँ से जुड़ जाइए, और सारा कुछ आपको इसी तरह से बहुत हल्के स्वभाव में सारा चीज़ हमने मेंशन कर दिया सभी सब्जेक्ट का, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष का बच्चा है मतलब ये कौन सा आयु है? उसका वास्तविक आयु है। ठीक है, वास्तविक आयु है। वास्तविक आयु कितना हो गया आपका? 10 वर्ष हो गया। मानसिक आयु 12 वर्ष का है, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है? मानसिक आयु कितना है? वो 12 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकाल दीजिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद है क्या? ये क्या सूत्र याद था आपको? मानसिक आयु बट्टे क्या था? वास्तविक या कालानुक्रमिक आयु, और इंटू क्या था? 100 था। तो मानसिक आयु कितना है बच्चा का? 12 वर्ष, और वास्तविक आयु वह बच्चा कितना का है? 10 का है, और इंटू क्या कीजिएगा? 100 कीजिएगा, 10 दहाई 100 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा का बुद्धि लब्धि अगर 110 से 120 तक है, 110 से 120 तक है, तो यह बच्चा कैसा होगा बताइए? तो यह बच्चा आपका जो होगा तीव्र बुद्धि का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि निकल गया है, 120 है, और बच्चा तीव्र बुद्धि का है, देखिए लिखा हुआ है।
क्लियर। तो चार्ट बना लेंगे, उस चार्ट को याद कर लेंगे, 90 से लेकर के स्टार्ट कीजिएगा, नीचे तक भी चार्ट को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा। या बुद्धि लब्धि का सूत्र जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न रहेगा। इसको छोड़ के आप जा रहे हैं, मतलब 2 नंबर आप छोड़ के जा रहे हैं, 2 नंबर आप छोड़ के एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही देखिए CDP सरल है, और आपको अच्छे तरीके से यदि इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बुद्धि लब्धि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक है। 10 वर्ष के बच्चा है और उसका मानसिक आयु 7 वर्ष है, यानी बच्चा 10 वर्ष का जरूर है लेकिन उसका दिमाग 7 वर्ष के बच्चा का जैसा है, तब बुद्धि लब्धि कितना होगा, ठीक है। पंजाब टेट 2021 में पूछा है 60, 70, 80 क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा अगर 10 वर्ष का है तो वास्तविक आयु तो उसका दे ही दिया कि 10 वर्ष का हुआ है, 10 वर्ष का है, लेकिन मानसिक आयु 7 वर्ष, यानी वो बच्चा का दिमाग 7 वर्ष के जैसा काम कर रहा है। मानसिक आयु कितना है, 7 वर्ष का है। अब वो किस प्रकार का बच्चा है बताना, बुद्धि लब्धि कितना है बताना है आपको। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 7 वर्ष के जैसा है। वास्तविक आयु तो बच्चा वास्तव में 10 वर्ष का है, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 दहियम 100 हो गया और 7 दहियम 70 हो गया, यानी बुद्धि लब्धि जो है उसका 70 है। समझिए कि आपका बच्चा जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है। 70 है यानी वो मूर्ख बच्चा है, ठीक है। चलिए एक आप लोग बनाइएगा और यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष ही है, वह किस प्रकार का बच्चा है, हरियाणा टेट 2019 में पूछा है, ठीक है। प्रतिभाशाली 140, सामान्य 100, प्रखर 120, तीव्र क्या है आपको बताना है, ठीक है। चलिए 10 वर्ष का बच्चा है, वास्तविक आयु 10 वर्ष ही है और उसका मानसिक आयु भी 10 वर्ष के जैसा ही है, ठीक है। और इंटू 100 हो गया, तो 10 दहियम 100 हो गया, 10 दहियम 100। तो 90 से 110 के बीच में किस प्रकार का बच्चा होता है बताइए, तो वह सामान्य बच्चा होता है, ठीक है। सामान्य बच्चा होता है और इसका बुद्धि लब्धि कितना है, 100 आया, यानी इसका राइट आंसर बच्चा सामान्य होगा और बुद्धि लब्धि 100 होगा। तो सामान्य और 100 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो देखिए बी, सामान्य और 100, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सूत्र आपको दे करके हमने बना दिया है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, 10 बट्टे 10 इंटू 100 बराबर 100। बुद्धि लब्धि 100 है और यह बच्चा सामान्य बुद्धि का है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, 90, 100, 200 या कोई नहीं, बताइए जल्दी बताइए। आप सभी को सब कोई जुड़े हैं। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहे तो क्या कहें, 1 लिखेंगे, और 3 अंक आ रहा है तो क्या को जीरो बोले थे, 2 को जीरो बोले थे। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर मैंने घटाना है, याद रखिए। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक आ रहा है तो 1 लिखेंगे और 1 को जीरो देंगे, ठीक है। अंत 100 में से 10 घटा दिए कितना है बताइए, 90 आएगा ना। तो राइट आंसर इसका 90 हो जाएगा। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पे सबसे आसान है, जिनको PDF मिल गया आराम से यहाँ से बना लेते हैं। आप लोग भी बना लीजिएगा, सभी के PDF भेज दिए गए हैं जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। 38,341 में कितना जोड़ने से संख्या 49,342 हो जाएगा, बताइए। 38,341 में कितना जोड़ेंगे कि ये इतना हो जाएगा, बहुत बड़ा है। अब देखिए कोई आपसे पूछेगा कि 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाए, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो, तो आप बता दीजिएगा अरे 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है। तो आप कर क्या रहे थे बताइए, 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, तो आपके दिमाग में चलना है कि 5 में से 3 घटा के देख लेते हैं भाई कितना जोड़ेंगे, पता चल जाएगा। तो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये घटाव की संक्रियाएं हैं, याद रखिएगा। तो इतना में कितना जोड़ने से संख्या 49,342 हो जाएगा, तो 49 जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा लीजिए, ठीक है। 38,341 इसको घटा के देख लीजिए, जो बचेगा जो आएगा वही जोड़ते तो मेरा 49,332 हो जाए। 2 में से गया 1, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11,001 ये इसका आंसर होगा। 11,001 किस में है, ये आपका 11,001 ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, क्लियर है, बनाया हुआ है। एक कंप्यूटर की कीमत 37,840 रुपये है और प्रिंटर के साथ अगर कोई कंप्यूटर लेता है तो 50,387 है, ठीक है। तो प्रिंटर का कीमत क्या है बताइए, प्रिंटर का कीमत बताना है आपको, पंजाब टेट 2019 से पूछा गया है। क्या करेंगे बताइए, तो प्रिंटर के साथ जो कंप्यूटर का कीमत है उसको ले लेते हैं हम 50,387
और उसमें से कंप्यूटर वाला कीमत को घटा देंगे, कंप्यूटर वाला कीमत को घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे। तो जो आएगा वही तो मेरा प्रिंटर का ना है, क्योंकि इसमें प्रिंटर इंक्लूड था और इसमें प्रिंटर कंप्यूटर केवल है, तो प्रिंटर इंक्लूड है और इसमें अगर कंप्यूटर खाली तो कंप्यूटर वाला घटा देंगे तो प्रिंटर का पता चल जाएगा। तो 7 में से 0 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। यहाँ बच गया कितना 9, 9 में से 7 गया 2, 4 गया 1, ठीक है। यानी 12,547 आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। 12,547 किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया है 89, 99, 999, 99, 99, 99, 999 कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, कितना अधिक है बताइए, कैसे पता चलेगा, घटा देंगे। यूटेट 2015 में पता चला है ना, आया है आपका, तो कैसे होगा, तो देखिए 99, 99, 99 यही दिया है, इसमें से घटा दीजिए तो ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वो पता चले आपको। तो 8, 9, 9, 9 और 3 को 9 इसमें भी है, ठीक है। तो 9 में से 9 गया 0, 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 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, यानी 1 पर क्या हो गया, तो 2, 4, 6 गो, 1 पर 6 गो 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पर 6 गो 0 आप देख लीजिए यहाँ पर किस में है, 3 और यहाँ पर हो गया 2, 5 और 1, 6, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 पे 6 गो 0 यहाँ पे देखिएगा किस में आपका, तो 2, 2, 4, 2, 6 ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना अधिक है घटा दीजिएगा, ठीक। रीता के पास 33,272 रुपये हैं और सीमा के पास रीता से 1025 रुपये कम है, तो सीमा के पास कितने रुपए हैं बताइए। रीता के पास इतना है और सीमा के पास रीता से इतना कम है, तो सीमा के पास कितना है तो बता दीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 33,272 रुपया है और आपके पास मुझसे कितना 1025 रुपया कम है, तो 1025 रुपया कम है तो 1025 जब घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा ना कि उसके पास कितना कम है। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, यहाँ 2 हो गया, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो 32,247 रुपये सीमा के पास है, सीमा के पास कितना है 32,247 रुपये है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ घटाव के देखिए संक्रियाएं हैं, आपको देखिए कहाँ समस्या और आप उससे जुड़िए, बात को समझिए, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है बनाइए, ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि किन्हीं को यह समस्या होगा। देखिए अगला आप गुना पर संक्रियाएं हैं, जोड़ हो गया घटाव हो गया, हम आप गुना पर संक्रियाएं लेकर के आए हुए हैं। ये आप क्लास 5 का पेज नंबर 31 में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 5 का पेज नंबर 31 में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये प्रश्न आपको मिलेगा और देखिए आता है। एक बैग में 50 रुपये वाले 833 नोट हैं, तो बैग में कुल कितना रुपया बताना है, ठीक है। 50 रुपया वाला नोट है और 833 को नोट है, तो कुल कितना रुपया हुआ, क्या कीजिएगा बताइए। तो ये गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे गुना का संक्रिया आ गया, हरियाणा टेट 2014 में पूछा है। तब कुल नोट तो कुल संख्या कितना हो जाएगा रुपया, तो 833 गुने 50 कर लेंगे, ठीक है। गुना करने का क्या सिस्टम का होता है, तो आपका केवल 5 से गुना कीजिए और 1 जीरो लास्ट में बिठा दीजिएगा। तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 1 16, 8 पच्चे 40 और 1 41 हो गया और 1 जीरो था, यानी 41,650 रुपया हो गया। तो 41,650 किस में आंसर दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी दिया हुआ है। एक पैकेट में 500 कागज़ है, ठीक है। एक पैकेट में 500 कागज़ है और इस तरह का 48 पैकेट है, तो कुल कितना कागज़ हो गया, ठीक है। एगो पैकेट में 500 है और ऐसा पैकेट कै गो आपके पास है 48 गो, तो कुल कागज़ कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर आपको याद दिमाग में आना चाहिए कि ये गुना का काम करने बोल रहा है, हमको क्या कर रहा है गुना का काम करने बोल रहा है। तो कैसे करेंगे, कुल कागज़ कितना हो जाएगा, तो 48 गुने 500 हम लिख देंगे, ठीक है। पहले गुना करने का तरीका मेरा क्या होगा, अभी हम समझेंगे। 5 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 में करेंगे तो 8 पचे कितना हो गया बताइए, 40 के 0 हाथ में 4 रह गया और 4 पचे 20 और 20 और 4 24 हो गया, 240 हुआ। अब ये 2 जीरो मेरा बचा हुआ है, 2 जीरो यहाँ इंक्लूड कर देंगे। इस तरह से जल्दी से आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो 24 पर 3 को 0 होगा, राइट आंसर 24 पर 3 को 0 किस में है, बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है मीना ने 25 रुपये वाली 9 कॉपी खरीदी, ठीक है। मीना ने 25 रुपये वाली 9 कॉपी खरीदी, तो कुल कितना रुपया देना होगा, 200 रुपया, 225 रुपया, 125 रुपये या कोई नहीं, ठीक है। 25 रुपये वाला 9 कॉपी है, तो कुल कितना रुपया होगा बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, 25 गुने 9 कर देंगे, तो 25 9 कितना होता है बताइए। तो
तो 25 नवा 225 होता है, या कर गुना कीजिएगा तो 5 नवा 45, 2 नवा 18 और 4 22, गुना करके भी दे सकते हैं 225। राइट आंसर 225 होगा। 225 किस में है? बी में है। क्लियर। रामू के पास 50 रुपया वाला 20 नोट है, तो रामू के पास कुल कितना रुपया बताइए। प्रश्न कब आया? तो पंजाब टेट 2019 से पूछ दिया। रामू के पास 50 रुपये वाला 20 नोट है, 50 रुपये वाला 20 नोट है, तो कुल कितना रुपया हुआ? तो 50 गुने 20 कीजिएगा, 5 दूनी कितना हो गया? 10, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, 1000 रुपया हो गया। ठीक है, 1000 किस में ऑप्शन है? 1000 आपका सी में है, तो सी राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलिए, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 75 रुपये है, तो 10 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा? 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 75 रुपये है, तो ऐसे 10 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा? सीजी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 10 मीटर, 1 मीटर का 75, तो 10 मीटर का तो आपको पता है कि गुना करने की जरूरी है, तो 75 दही हम कितना होगा? 750, यानी 75 एकम 75 करेंगे, 1 जीरो बचा, 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 750 किस में? ए में है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, एक खिलौना रुपए। अब देखिए यहाँ पे क्लास 5 का आप पेज नंबर 34 में जा करके देख सकते हैं, ये भाग पर संक्रियाएं हैं। ठीक है, ठीक है, अब तो संक्रियाएं चल रहा, टॉपिक 2 आपका है। एक खिलौना 56 रुपये में मिलता है, तो 112 रुपये में कितने खिलौना मिलेगा बताइए। एगो खिलौना 56 रुपये मिला है, तो 112 में कितना मिलेगा? ठीक है, तो 112 में 56 रुपया में एगो, तो 112 रुपये में कितना? तो 112 में 56 से आप दे दीजिएगा, तो 56 दूनी 112, यानी 2 खिलौना मिलेगा। ये भाग का था, एच टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 12 मीटर कपड़ा का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा बताइए। 12 मीटर कपड़ा कोई खरीद लिया 240 रुपये में, तो 1 मीटर कितना होगा? तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य हो जाएगा 240 भागे 12, या 240 से 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, और 1 जीरो बचा 20, यानी 20 रुपये मीटर वह कपड़ा पड़ा। राइट आंसर 20 होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर बनाया हुआ। ठीक है, 5 लीटर सरसों तेल की कीमत 520 रुपये है, तो 1 लीटर तेल की कीमत बताइए। 5 लीटर सरसों तेल का आपको पैकेट ले गए, 520 रुपया पड़ा है, तो 1 लीटर कितना का पड़ा आप ये बताना है आपको। ठीक है, क्या कीजिएगा बताइए। आप सभी को समझ रहे हैं, भाग देना है हमको। ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा है, भाग देना है। तो 520 में हम दे देंगे कितना से? 5 से। ठीक है, 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 उतरेगा, नहीं जाएगा, जीरो देंगे, अगला जीरो उतरेगा, 5 के 20 हो जाएगा, 104 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 रुपया हो जाएगा। 104 किस में है? सी में है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? एमपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, याद रखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहा है 1, और कै गो जीरो बताइए? 2 गो जीरो में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या में भाग देना, भाग मतलब भाग, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 और 2 अंक की छोटी संख्या मतलब 10, तो 100 में 10 से भाग लगे तो कितना आएगा? 10, यही इसका राइट आंसर होगा, तो 10 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आइए, राम सेवक को 8,880 रुपये को अपने 4 बेटियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, प्रत्येक को कितनी राशि देगा बताइए। सीजी टेट 2017 में पूछा दिए थे। ठीक है, राम सेवक के पास इतना रुपए है, वो चारों को बराबर बराबर देना चाहता है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। क्या कीजिएगा? 4 से भाग दीजिएगा। ठीक, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0, यानी 2220 रुपये प्रत्येक को देगा। वो 2220 किस में है? राइट आंसर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? ठीक है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बनाते हैं। इसका 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन क्या होगा आपको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपको है, ए 12 दिन में कितना कार्य करता है? 12 दिन में कितना कार्य करता है? 2/5 भाग। तो 1 दिन में कितना होगा? 1 दिन में कितना होगा? तो जस्ट ये पलट जाता है। 12 दिन का काम जब इतना है, तो 1 दिन का कार्य में 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 गुने कितना कर देंगे? 1/12। 2/5 गुने 1/12, 2 छक कितना हो जाएगा? 12, और 5 छक कितना हो जाएगा? 30, तो 1/30। तो ए का 1 दिन का कार्य आपका निकल गया कितना? 1/30 निकल गया। ठीक है, फिर बी का 15 दिन का कार्य कितना है? बी 15 दिन में कितना कार्य करता है? 3/4 भाग।
तो बी एक दिन में कितना करेगा, तो 3/4 तो ऑलरेडी रह जाएगा, तो 15 दिन में इतना करता है, तो एक दिन में होता जाता है 1/15। तो यही करेंगे 3/4 गुने 1/15 हो गया 3/4 गुने 1/15, 3 पचे 15, पंचों के 20, यानी 1/20 हो गया। ठीक है, 1/20 हो गया। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप लोग जानते हैं, जोड़ देंगे 1/30 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/20। दोनों मिलकर कार्य को एक दिन में कितना पूरा करेंगे, 1/30 प्लस 1/20। 30 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 20 का जब हम एलसीएम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60। करके देख लेते हैं। 30 और 20 से हम सबसे पहले 2 से देखते हैं 15, 2 से देखते हैं 10। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से देखेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 पचे 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 हो गया, तो 60 आपका एलसीएम आया और इसके बाद उसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा, तो 2 + 3 5/7। इसको हल करेंगे, 5 एकम 5, 5 से 12 बार में, यानी 1/12 दिन। तो ये दोनों मिलकर एक कार्य को एक दिन में कितना करते हैं, तो एक दिन में 1/12 भाग। तो पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 1/12 दिन लगाते हैं, तो ये 12 दिन जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी पर हम और 2 से 3 प्रश्न भी बनाएंगे। जहाँ भी नहीं हुआ होगा वो नेक्स्ट चांस में आपको कर लेना है। राम किसी कार्य का क्या दिया है, राम किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी 9 दिन में राम किसी कार्य का 3/5 भाग कर सकता है। श्याम उसी कार्य का 3/6 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या कोई नहीं। तो ये सीजी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिएगा आप यहाँ पे है क्या, तो राम किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो 9 दिन में वो कितना काम करता है, तो 9 दिन में 3/5 भाग काम करता है। कौन करता है, राम। तो एक दिन में कितना करेगा हमें बताइए, तो एक दिन में वो 3/5 तो करता ही है, तो एक दिन 9 दिन में इतना, तो एक दिन में जस्ट इसका 1/9 हो जाएगा गुने 1/9। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, यानी 1/15 हो जाएगा। ठीक है, 1/15। ये कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है। अगला देखिएगा, इसी में है श्याम उसी कार्य का 3/6 भाग 15 दिन में पूरा करता है। तो श्याम 15 दिन में कितना काम करता है, 3/6 भाग। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 3/6 गुने 1/15, 3 पचे 15 और 6 पचे 30, तो 1/30। ठीक है, तो राम का कार्य हुआ 1/15 और श्याम का कार्य हुआ एक दिन का 1/30। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो राम प्लस श्याम कर लेंगे हम लोग, राम प्लस श्याम कर लेंगे। राम का एक दिन का कार्य 1/15 है और श्याम का एक दिन का कार्य 1/30 है। तो राम और श्याम जब दोनों मिलकर करेंगे तो उसके एक दिन का कार्य 1/15, 1 + 1/30। ये आपका किस पे हो गया, तो ये आपका हो गया यहाँ पे जो टाइप 1 प्रश्न आप पढ़े थे समय और कार्य का पहले पीडीएफ में पार्ट 1 में, वो चीज़ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको नीचे हम लोग कर लेते हैं। 9 दिन का कार्य 3/5, तो एक दिन का कार्य 1/15 है। 15 दिन का कार्य 3/6, तो एक दिन का कार्य है यहाँ पे 3/6 गुने 1/30। ठीक है, तो 1/15 1/30 दोनों मिलकर जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1/15 प्लस कितना करेंगे, 1/30 करेंगे। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 15 दूनी 30 और 1 2 2 हो गया। 30 एकम 30 और 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, 2 + 1/30 हो गया, यानी 3/30 यानी 1/10। यानी दोनों मिलकर काम को एक दिन में 1/10 भाग करते हैं। तो इसको पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 10 दिन लगेगा। जस्ट इसको पलट देंगे, 10/1 यानी 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिक रोग है और ये 92 नंबर प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले आपको 1 से लेकर के अभी तक 5 टॉपिक हो गया। ठीक है, 5 टॉपिक, तो उतने के अंदर 91 प्रश्न हुए थे भोजन पाठ का ओनली। अब 92 से स्टार्ट हो रहा है पार्ट 6 में। ठीक है, तो आप सभी 1 2 3 4 को भी अवश्य देख लीजिएगा। सब कुछ वीडियो अपलोड है और जो जुड़ेंगे उनको पार्ट बाई पार्ट वीडियो, पार्ट बाई पार्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आपको उतारने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अभी से आप जुड़ के तैयारी कीजिएगा ना, तो ईवीएस अभी निकल जाएगा, क्योंकि इसके पहले देखिए सारा नोट्स तो मेरा
बना हुआ है, क्योंकि जुलाई से जो 2024 से फॉर्म भरा रहे थे तो आपको सारे नोट्स हमने बना ही दिए हैं, ठीक है। लेकिन ईवीएस नहीं था उस समय, इसलिए ईवीएस को अभी हम करवा रहे हैं। तो ईवीएस के लिए जुड़ जाइएगा। देखिए बहुत बड़ी राशि नहीं है, अगर आप चाहे देखिएगा तो 150 रुपये में अगर यहाँ से 20 भी प्रश्न भिड़ जाता है तो समझिए कि आपके लिए 150 रुपये कुछ नहीं। यहाँ तो लोग यहाँ पर लोगों को मत पे 50,000 60,000 दे करके भी लोग अंक बढ़ाना चाहते हैं, बहुत से टेक्निक अपनाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, तो आपको ये सारी रकम बचने वाली है। पूरे सब्जेक्ट की 500 में तो 150 में। आप ईवीएस में तो जरूर जुड़ जाइए, ईवीएस का जरूर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हम आपको लेकर के आएंगे और सारे सब्जेक्ट तो आप देख लीजिएगा, उसके लिए भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो जरूर जुड़िए, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे आनुवांशिक रोग हैं, ये उत्तराखंड टेट 2011 में आया था। जो माता पिता से रोग बच्चों में उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। जो रोग माता पिता से बच्चों में उत्पन्न होता है, जो रोग एक दूसरे से फैल जाते हैं, या सभी, क्या होगा बताइए। तो आनुवांशिक रोग वैसे रोग हैं जो माता पिता से बच्चों में उत्पन्न होता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो रहा है। जो रोग माता पिता से बच्चों में भी आ जाते हैं, माता पिता को रोग है और आ जाते हैं, जिसमें हीमोफीलिया और वर्णांधता, यही दो रोग इसमें शामिल होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, आनुवांशिक रोग का उदाहरण इसमें कौन कौन है। यूपी टेट में 2013 में और रीट राजस्थान टेट में 2016 में। देखिए प्रश्न बहुत सारे इंक्लूडेड, इस तरह किताब हमने लेके आए हैं आपके बीच कि आपको यहाँ पर सारा कुछ इसमें मेंशन करने वाले हैं, और बाकी नोट्स तो आपका जेसीईआरटी किताब से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये वर्णांधता है, हैजा है, कैंसर है, या सभी है, ठीक है। तो आनुवांशिक रोग में क्या होता है, वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये आनुवांशिक रोग से जुड़ा हुआ है, उसका एक उदाहरण है, ठीक है। अगला है आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, दूसरा और है जो आया था, मधुमेह है, हीमोफीलिया है, कैंसर है, टाइफाइड है, ठीक है। तो मधुमेह क्या है, यह जो है आपका असंचरणीय रोग है। हीमोफीलिया क्या है, आनुवांशिक रोग है। कैंसर क्या है, असंचरणीय रोग है। टाइफाइड क्या है, संचरणीय रोग है। एकदम सूची बना लीजिएगा, ठीक है। जो आपको नोट्स दें सूची बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, उतना ही याद कीजिएगा, उतना से आपको आ जाएगा, ठीक है। ये हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगला है संचरणीय या संक्रामक रोग है, संचरणीय या संक्रामक रोग है, बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है। जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, और चौथा ऑप्शन है सभी। क्या होगा बताइए। तो जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होता है, आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसको जन्मजात रोग है, ठीक है। आनुवांशिक रोग है कह लीजिए। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको संचरणीय रोग कहते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है उसको असंचरणीय रोग कहते हैं। तो आपसे पूछा है संचरणीय, राइट आंसर बी होगा, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला संचरणीय या संक्रामक रोग का उदाहरण है, संचरणीय या संक्रामक रोग का उदाहरण है सीजी टेट छत्तीसगढ़ टेट 2018 का ये प्रश्न है। हैजा, टाइफाइड, एड्स या सभी, ठीक है। तो इसमें संचरणीय रोग कौन है, तो हैजा भी संचरणीय है, टाइफाइड भी संचरणीय है, और एड्स भी संचरणीय है। राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्णांधता में व्यक्ति किस रोग की पहचान नहीं कर पाता है। वर्णांधता की बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है, उसमें व्यक्ति किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है। सीजी टेट 2013 का है, एमपी टेट 2015 का है, और उत्तराखंड टेट 2019 का है। लाल और पीला, लाल और हरा, लाल और नीला, या सभी, ठीक है। तो वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। लाल और हरे रंग की पहचान नहीं याद कर पाता। आपको बताए थे प्राथमिक रंग कौन होता है, लहना, यानी लाल, हरा और नीला। इसी को याद रखिएगा, शुरू वाला 2 अक्षर लाल और हरा, ये आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है। क्लियर हो गया होगा ना। देखिए कितने जगह पूछेगा, सीजी टेट 2013 में, एमपी टेट 2015 में, यू टेट 2015 में, सब कुछ देख लीजिए। ईवीएस का पूरा यहाँ से आपको सब टॉपिक, हम एक भी खंड को छोड़ने वाले नहीं है, और जहाँ तक हो सके सभी प्रश्न को भी यहाँ पे करवा देंगे हम, ठीक है। हीमोफीलिया रोग के बारे में क्या सही आपको बताना है, बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता।
यह विटामिन बी की कमी से होता है या उपयुक्त सभी। ठीक है, और देखिए इसका क्वेश्चन बैंक भी हम लेकर के आपके लिए आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी वो भी आपको यहाँ हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक भी आपको हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे। अभी तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो प्रश्न आए वो करवा ही दिए, फिर क्वेश्चन बैंक भी आपको सारा जहाँ तक हो सकेगा करवा दे रहे हैं हम। ठीक ना, तो आप सभी जुड़िए और जल्द से जल्द जुड़िए। बहुत देखिए यहाँ पे आपको बहुत अधिक रकम कहीं कहीं पे ली जा रही है। आपको हम तो देखा है 1500, 2000, 3000, कहीं तो 7-7 हज़ार भी फी चल रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह का पढ़ाई हो रहा है ना कि आपको पूरे विद्वान बना देंगे। ठीक है, और बहुत समय भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन यहाँ जो आपको देखिए ऑथेंटिक चीज़ जो आप पढ़ के जाइएगा एकदम वहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो आप कहीं भी जुड़े हैं जुड़िए पढ़िए, लेकिन यहाँ भी आप एक बार जरूर भ्रमण कर लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले तो जरूर जुड़ के नोट्स लेकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप ही का नुकसान होने वाला है। ठीक है, हेमोफीलिया रोग के बारे में क्या सही है? यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। यह विटामिन के की कमी से होता है। उपयुक्त सभी। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, ये ऑप्शन सही है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, ये भी सही है। यह विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया का रोग होता है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या सही ऑप्शन है? छत्तीसगढ़ टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन देखते चलिएगा। यह एक वंशानुगत या आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को फोर्स या लोको पायलट में बहाल नहीं किया जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है या उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए हीमोफीलिया क्या है? यह एक वंशानुगत या आनुवांशिक रोग है, पहला ऑप्शन सही है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को फोर्स या लोको पायलट में बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को लाल और हरा रंग दिखाई ही नहीं देगा, तो सिग्नल कैसे पहचानेगा और कैसे गाड़ी चलाएगा? ठीक है, तो इसलिए इसका भी नहीं होगा। इस प्रकार का व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगला देखिएगा। असंचरणीय या असंक्रामक रोग है, यूपी टेट 2012। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, या माता पिता से मिलता है, कोई नहीं। ठीक है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा? उसको हम लोग संचरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसको असंचरणीय या असंक्रामक रोग कहते हैं। जो माता पिता से मिलता है उसको आनुवांशिक रोग कहते हैं। क्लियर? तो असंचरणीय आपसे पूछा गया है, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। क्लियर हो गया ना?